हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। यू आर ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ साथ उनके कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे भी हम बात करते हैं। जब कैरियर की बात आती है तो एक बहुत ही क्रूशियल टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट की या इंडिविजुअल की लाइफ में। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की फ्यूचर की जो डिसीजन होती है वो या तो पेरेंट्स करते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स जो एल्डर्स होते हैं। ये बहुत कम ही होता है कि बच्चे की टैलेंट क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, ये हम बहुत कम ही देखते हैं। नतीजतन होता ये है कि एक बहुत ही पोटेंशियल रखने वाली वर्कफोर्स जो है वो देश की जो है वेस्ट होती है। इस वजह से पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसी टॉपिक को फोकस बनाते हुए यानी कैरियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ कैरियर काउंसलिंग इन स्टूडेंट्स लाइफ, तो ये हमारा फोकस रहेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये आज के जो मेहमान हैं आप देख सकते हैं स्लाइड पे, वहाँ स्क्रीन पे आपके अपीयर हो रहा है। दिस इज मनीष शर्मा जी। मनीष सर जो हैं वो चंडीगढ़ लुधियाना से हैं। ही इज अ वेरी एनर्जेटिक एंड क्या बोले, मतलब उनका जो काम है इट इज मल्टीफोल्ड। ठीक है। ही इज डायरेक्टर ऑफ स्कूल टू कैंपस डायरेक्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर कोचिंग। ही इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ ऑरेंज क्यूब कंसल्टेंसी। और जिससे मैं उनको पहचाना शुरू में वो ये है कि ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ डीप। ये बेसिकली ये एसोसिएशन ऑफ पेरेंटिंग कोचेस होती है। इसमें काफ़ी पेरेंटिंग कोचेस ट्रेन होते हैं। देश के कोने कोने से लोग जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं। ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ ट्रेनर्स कैंप। बेसिकली ये है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ट्रेनर्स का एसोसिएशन है, ट्रेनर्स कैंप। इसके फाउंडर भी हैं। And he has trained maybe more than 1.5 lakh of parents because he conducts a lot of parenting workshops. और 25,000 से ज़्यादा टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है। एंड मोर देन अ लाख ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो ही हैज ट्रेन। बेसिकली इनका जो पैशन है कि भारत की जो युवा हैं उनको मोटिवेट करना, उनको प्रॉपर फील्ड सेलेक्ट करना, अपने आप को अपने फील्ड में प्रोजेक्ट करना, और उनकी जो प्रॉपर अपब्रिंगिंग होना है उसमें पेरेंट का कैसा रोल होना है, इस तरफ इनका ज्यादा फोकस होता है। मनीष सर जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड मैं सभी श्रोताओं का, सभी विजिटर्स का जो नर्चर विद डॉक्टर शफीक प्रोग्राम के रेगुलर श्रोताज हैं और जो आज विजिटर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबका स्वागत भी है इस प्रोग्राम में। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया इस बात का भी देना चाहता हूं कि आपने डॉक्टर शफीक इस आइडिया के बारे में सोचा कि करियर, बच्चों को गाइडेंस देना, ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग फैक्टर है आज की तारीख में। शायद इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही पेरेंट साइड से, या इस पे बात नहीं हो रही, पर अगर मैं इसकी जरूरत की बात करूं तो ये 100% जरूरी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए और इसको तवज्जो भी मिलनी चाहिए। जी थैंक यू सर। मनीष सर, अक्सर ये देखा जाता है, जैसा मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि जो कैरियर काउंसिल होती है, या तो लोग समझते हैं कैरियर काउंसिल का मतलब ये है कि भाई आपको आगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बताना है। यानी फॉर एग्जांपल आफ्टर 10th क्या है, आफ्टर 12th क्या है, ये अगर बता देते हैं, या फिर हो सकता है कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह बता दें, या फिर बताएंगे भाई फलां फलां कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहाँ पर कोर्सेज होते हैं। ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है लोगों के मन में कि भाई कैरियर काउंसिल का मतलब यही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप काफी कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं आपके अनुभव से ये जानना चाहूंगा क्या यही कैरियर काउंसलिंग है या इससे कुछ और ज्यादा है?
सर, जो आपने अभी बताया कि कुछ जहाँ पर हम गाइडेंस देते हैं बच्चे को कि आप इन कोर्सेज में जा सकते हैं और आपके लिए ये नए कुछ न्यू एज करियर्स हैं, इसमें जा सकते हैं, फलां यूनिवर्सिटी फलां कॉलेजेस इसे ऑफर करते हैं, उसके लिए ये फलां स्कॉलरशिप्स हैं, या इन टाइम पे ये टेस्ट कंडक्ट होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और उसे हम करियर काउंसलिंग पूरे तरीके से नहीं बोल सकते। ये एक पार्ट हो सकता है करियर काउंसलिंग का, जहां पर ये इंफॉर्मेशन भी बहुत वाजिब है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के पास ये इंफॉर्मेशन मिले कि आप किन कॉलेजेस में जा सकते हैं। पर अगर ये एक ओपन इंफॉर्मेशन की तरह दी जाए तो ये एक सबके लिए इंपॉर्टेंट टाइप इंफॉर्मेशन होगी। किसी एक बच्चे के लिए शायद ये सारी इंफॉर्मेशन उसे ज्यादा कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि हमने उस बच्चे के बारे में बात नहीं की, हमने ओवरऑल बता दिया कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कुछ नए ट्रेंड हैं, कुछ नए करियर्स आ रहे हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। पर मेरे लिए क्या वाजिब है, शायद इस चीज पे कोई चर्चा नहीं हुई कि मेरे लिए मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, मेरे एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, मेरे एट्रीब्यूट्स जो हैं या जो मेरे इंटरेस्ट हैं या मेरी एबिलिटीज एप्टीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं मुझे पता चला। तो अगर मैं ये कहूं कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है पर कंप्लीट नहीं है, मैं से ये कहूंगा। ये शुरुआत कहां से होनी चाहिए? बाय नोइंग द चाइल्ड। मेरे ख्याल से ये जो आपने वाला पोर्शन आपने बताया, ये एंड है, जहां लास्ट में बताऊं कैसे पहुंचना है वहां पे। पर कहां जाऊं, कहां मेरे ट्रेड्स मुझे बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, वो शायद एक शुरुआती एक कदम होगा कि पहले मैं बच्चे के बारे में बेहतर तरीके से जानूं, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज और उसकी पर्सनालिटी, और अकॉर्डिंगली बता पाऊं कि आपके ये जो ट्रेड्स हैं, या जो आपकी ये पर्सनालिटी है, या आपके जो इंटरेस्ट हैं, ये इन करियर्स में जाके आप और ज्यादा सफलता, बाकी करियर्स के मुताबिक ज्यादा सफलता, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वहां पे सफलता की। तो वहां से ये शुरू होता है। तो जो जी अभी आपने पॉइंट पूछा है वो वाजिब तो मैं कहूंगा, पर वो शायद इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है करियर काउंसलिंग के जी। नजरिए से। तो अगर हम कहते हैं कि भाई इनकम्प्लीट है, तो कैरियर काउंसलिंग में क्या-क्या होनी चाहिए कि भाई कह सकते हैं कि भाई हाँ, दिस इज बेटर देन अ लिमिटेड स्कोप ऑफ जो काउंसलिंग हम समझते हैं आमतौर पर। तो इससे मेरा जे मानना एक्चुअली कंप्लीट अगर मैं कहूं तो आई कैन टॉक अबाउट कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचना चाहिए। ये एक जी, जर्नी है, ये कोई वन टाइम करियर काउंसलिंग आज की तारीख में एक ट्रांजैक्शन ना होके एक कंप्लीट जर्नी में किसी को सपोर्ट देने का काम है। तो अगर जी, मैं किसी को सपोर्ट करना चाहता हूं तो पहले मुझे उसे जानना जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि असेसमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप। असेसमेंट किस चीज की असेसमेंट? वो जो बच्चा, जो इंडिविजुअल ये डिसीजन लेने वाला है कि वो किस करियर में जाए, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद उसका अगले 30 साल का करियर इसी चीज डिसीजन पे, इसी निर्णय पे निर्भर होने वाला है। तो उसे जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट। इन दिस जर्नी आफ्टर असेसमेंट मेरा काम यहां भी खत्म नहीं होता कि मैं आपको यह बता दूं कि आप वहां पहुंचिए, आपको मैनेजमेंट में जाना चाहिए, आपको ब्रांड मैनेजमेंट करनी चाहिए, आप क्यों ना आप शेफ की तरफ जाएं, आपके ट्रेड्स आपको लेके जा सकते हैं। अगर मैं यहां भी छोड़ दूं तो ये यहां भी इनकम्प्लीट है। इस बच्चे को इस चीज की जानकारी भी चाहिए कि ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ने के लिए मुझे क्या क्या मेरा पाथ क्या होगा, रास्ते में क्या क्या माइलस्टोन आएंगे। हमने डेस्टिनेशन दिखा दिया, ये भी पूरा काम नहीं है। असेसमेंट के बाद काउंसलिंग, डेस्टिनेशन फाइनल करना, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या पाथ आपको जल्दी पहुंचाएगा और इफेक्टिव तरीके से वहां पहुंचाएगा, उस पाथ के बारे में उनको जानकारी देना। फिर उनको पहले से बताना कि क्या क्या माइलस्टोन आने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या प्रेपरेशन की जरूरत है। मेरे ख्याल से माइलस्टोन्स अगर मैं कहूं तो एक करियर में आपके कोर्सेज आपके माइलस्टोन्स हैं, एंट्रेंस टेस्ट कैन बी माइलस्टोन, और उसके बारे में जानकारी मिली, फिर मेरा काम तब खत्म होता है जब वो वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको पूरी सपोर्ट मिली। चाहे उसके लिए मुझे उसे ये भी ज्ञान देना जरूरी ना हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रही है। तो ये असेसमेंट टू एडमिशन, ये एक जर्नी है। वो जर्नी, अगर मेरे पास बच्चा 8वीं कक्षा में आ रहा है तो ये 12वीं कक्षा के बाद के एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये जर्नी 4 साल लंबी भी हो सकती है, और ये जर्नी 4 महीने लंबी भी हो सकती है, अगर 12वीं के बाद इमीडिएटली मुझसे बच्चा पूछे कि मुझे क्या करना है। तो इस जर्नी में उसका साथ देना एक करियर काउंसलर का रोल है, और इसी को मैं कह सकता हूं कि कुछ हद तक ये कंप्लीट करता है लूप को, असेसमेंट टू एडमिशन एटलीस्ट। जी। जब आप असेसमेंट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाई
शुरू में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, उनका जो ना एप्टीट्यूड होता है, फिर जो है उनका इंटरेस्ट देखा जाता है, फिर पेरेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, भाई उनका मतलब बैकग्राउंड क्या है या फिर वो किस चीज पे इंटरेस्ट रखते हैं, फिर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है काउंसलर का कि भाई ट्राइंग टू एक्सप्लोर, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट के टाइम में क्या होता है कि भाई बच्चा या तो फुली प्रिपेयर्ड नहीं उसके लिए, या फिर जल्दी जल्दी में जो है कुछ तो आंसर कर दिया, या फिर ही वाज सिक ऑन दैट डे फॉर एग्जांपल। तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि वो अप्रोप्रिएटली आंसर ना कर पाए साइकोमेट्रिक टेस्ट को, या फिर सवाल को ही समझा नहीं हो, तो जस्ट टू गेट द आंसर उन्होंने कुछ तो क्लिक कर दिया। ठीक है, आजकल पूरे सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पूरा फॉर्मेट साइकोमेट्रिक में। अब उसने कुछ सवाल समझा नहीं, अब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो उसने कुछ तो क्लिक कर दिया। तो उसमें जो है हमें थोड़ा साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई हाँ 100% हमें उस पर एक पिक्चर मिल जाता है। हाँ, इट हेल्प्स, लेकिन 100% वो फुल प्रूफ नहीं होता है। तो उसकी मदद ली जाती है, फिर इट्स अ प्रोसेस एज यू से। तो वो इस प्रोसेस में जो है फिर आगे भी चीजें आती हैं कि भाई जैसे आप बता रहे हैं कि कोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स क्या अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें पूरा मिल मिला के एक प्रोसेस होता है। एंड डेफिनेटली इट इज नॉट वन टाइम इवेंट, जो अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों में चलो भाई एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा गया और एक प्रोग्राम हो गया, हजारों बच्चे बैठे हैं, सबने फोटो निकाला, पेपर में छाप दिया, हाँ एक प्रोग्राम हो गया। तो ये आई थिंक ओरिएंटेशन तो हो जाता है, लेकिन एक इंडिविजुअल की एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस, उसकी एप्टीट्यूड और उसका इंटरेस्ट जो है वो सामने खुल के नहीं आता है, एंड नोबडी इज इवैल्यूएटिंग दिस। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे मनीष सर कि अगर कैरियर काउंसलिंग इतना सारा एक कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करती है, तो जो स्कूल काउंसलर होता है, पहली बात तो ये है कि बहुत से स्कूलों में स्कूल काउंसलर भी नहीं है। चलो अगर स्कूल काउंसलर है, तो क्या स्कूल काउंसलर जो है वो कैरियर काउंसलर की रिप्लेसमेंट होगी? मैं आपको सर, आपने 2-3 बड़े अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए, तो हालांकि वो क्वेश्चन नहीं है, बट मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ उसके ऊपर। जैसे आपने बताया कि कुछ करियर सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, बट एक ग्रुप बैठता है आपके सामने और आप उनको बताते हो, तो वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एक जरिया है बच्चे को बताने का कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या कुछ फ्लॉज हैं हमारे करियर काउंसलिंग प्रोसेस में। और मैं कुछ ना कह के बहुत ज्यादा कहूंगा, ये जो फ्लॉफुल एक प्रोसेस है, अभी तक जो डेटा, जो रिसर्च बताती है कि इट्स अ वेरी फ्लॉफुल प्रोसेस, बहुत फ्लॉज हैं इसमें। तो कुछ ये सेशंस बच्चों को ये माइंडफुलनेस देते हैं कि एटलीस्ट आप उन फ्लॉज को अपने करियर काउंसलिंग प्रोसेस से कम कर दें। पर मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता कि करियर काउंसलिंग ग्रुप में हो सकती है। ये एब्सोल्युटली 1-to-1 प्रोसेस है। किसी का एक करियर गोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसको वहां तक लेके जाना, ये बड़ी पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है। इसे ग्रुप में नहीं किया जा सकता। ग्रुप में ज्ञान दिया जा सकता है, सही या गलत की पहचान बताई जा सकती है, पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो एक पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है। तो मैं यही कहूंगा कि करियर काउंसलिंग कोचिंग एक बहुत ही पर्सनल अफेयर है, जहां मुझे उस बच्चे को जान के उसके करियर गोल के अकॉर्डिंग सजेशन देनी है, विच कैन नॉट हैपन एवर इन ग्रुप वे, मल्टीपल वे में। दूसरा पॉइंट आपका जो था वो स्कूल काउंसलर को लेके है, और विच इज अ गुड स्टेप बाय these boards, government, that they are asking schools to have school counselors. और स्कूल काउंसलर जब, जो अगर व्यू पॉइंट दूं बोर्ड्स का, सीबीएसई या जो बोर्ड्स बोल रहे हैं स्कूल्स को कि काउंसलर होने चाहिए आपके पास, उनका आइडिया ये था कि ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है, स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस फुल है उनकी लाइफ, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है उनपे, तो काउंसलर का रोल वहां पे उनसे कनेक्ट करना है, उनकी रूटीन प्रॉब्लम्स को, अगर कोई बुली हो रहा है उसको हेल्प करना या उसको काउंसिल करना, अगर वो स्ट्रेस ले रहा है बेफालतू का किसी चीज का, तो उसके अकॉर्डिंग। और ये इफ दे गॉट एनी रॉन्ग आइडिया अबाउट इट, so they haven't been appointed for career counseling and they are not trained career counselor, not all of them. I have seen there are few school counselors, those who are going one step ahead, और वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से करियर काउंसलिंग का अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, तो शायद वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके एक अपने उस रोल में आ रहे हैं, फिर शायद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो गाइड कर पाए। अदरवाइज ऑल स्कूल काउंसलर्स are not expected to be a career counselor and they are not. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रिप्लेसमेंट है, बट हाँ
अगर एक करियर काउंसलर स्कूल में हो तो एक सपोर्ट हो सकती है। पर मेरा एक और इसके ऊपर विचार है कि इट इज गुड टू हैव करियर काउंसलर इन स्कूल, पर अगर करियर काउंसलर का इंडस्ट्री कनेक्ट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हेल्प कर पाएगा। अगर वो फिर जॉब में आके किसी एक स्कूल में रूटीन में आ गया तो शायद वो कई जगह पर उनका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो एक फ्रीलांसर्स है विद दोज हु आर ऑपरेटिंग इनटू इंडस्ट्री, मीटिंग यूनिवर्सिटीज, गेटिंग टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन यूनिवर्सिटीज, तो शायद उनका जो आउटलुक है, जो उनका प्रीव्यू है, वो फार बेटर होगा उनसे जो कन्फाइंड बाउंड्रीज में अपने आप को अपनी रिसर्च कर रहे हैं। If they move out, they definitely get better view about what is happening in industry. And there are lot of compelling changes which are there in industries. So it's nowhere like that कि हम ये कह दें कि जी जो मेरी जानकारी करियर्स के ऊपर है वो सफिशिएंट है। बहुत कुछ हो रहा है। मैं अगर अपनी बात भी करूं तो अगर हम हर रोज अपडेट नहीं हो रहे कि क्या क्या इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज आ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, कई बहुत माइंडफुली डिजाइन कर रही हैं, करियर्स को ब्लेंड कर रही हैं, तो अगर हम उन चीजों से दूर हैं तो मुझे यही नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, आप बेहतर हेल्प कर पाएंगे। और अभी सब कुछ ग्लोबल हो गया, इट्स नॉट जी लिमिटेड अप टू द ज्योग्राफी। इफ आई बिलोंग टू पंजाब, मैं कहूं जी मुझे नॉर्थ की सारी यूनिवर्सिटीज पता है और मैं उसी के ऊपर गाइडेंस दूंगा, लिमिटेड प्रीव्यू, नॉट ओनली नॉर्थ, नॉट ओनली इंडिया, बियॉन्ड दैट। तो आपका थोड़ा सा बहुत ओपन रह के ये काम होगा। बट अगर क्लोज्ड आउटलुक के साथ मैं चाहूं मैं करियर काउंसलिंग में काम करूं तो नहीं हो पाएगा, तो इफेक्टिव ना हो पाएंगे। करियर काउंसलिंग जरूर करेंगे बट इफेक्टिव ना हो पाएंगे। जी मनीष सर, अक्सर सो जो माय जी सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? मेरा वही व्यू था कि मैं यही कह रहा था कि स्कूल काउंसलर्स को अगर हम ये कहें कि अगर करियर काउंसलर के रोल में आना चाहते हैं तो उन्हें करियर काउंसलिंग एज अ प्रोसेस और उस डोमेन में क्या क्या हो रहा है उसको सीखना जरूर पड़ेगा। जी बिना उसके हम ये नहीं कह पाएंगे कि एक स्कूल काउंसलर, एक एजुकेशनल काउंसलर इज अ करियर काउंसलर, जी राइट? नॉट ऑल काउंसलर्स आर करियर काउंसलर्स। जी मनीष सर, मेरा जो सवाल हो रहा था वो ये कि अक्सर जो करियर डिसीजंस होते हैं बच्चे की या स्टूडेंट की लाइफ में, एक तो ये है कि भाई ये बच्चा आगे जाके क्या जॉब करेगा, किस में ज्यादा पैसा है, ठीक है, या तो ये होगा, या फिर वो फैमिली में, जैसा फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में डॉक्टर्स हैं तो वो चाहेंगे कि भाई उनका बच्चा भी जो है वो डॉक्टर बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं या करने वाले हैं। या फिर जो है फैमिली बिजनेस है तो ही हैज टू कम इनटू बिजनेस, हो सकता है बिल्कुल ही वो बिजनेस के काबिल ना हो या फिर उसको इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि भाई सर्टेन करियर ऑप्शंस लगता है कि भाई ये आजकल जो है आगे उसका प्रोस्पेक्ट नहीं है, या फिर जो है उसमें इतनी ज्यादा सैलरी या पैकेज इस तरह से जो है वो चीजें नहीं होती हैं, तो यू गो डोंट गो इनटू दिस। तो ये अक्सर डिसीजंस होते हैं फैमिलीज में, तो ये कहाँ तक सही है? अगर ये सही नहीं है, एंड डेफिनेटली इट इज नॉट राइट वे, आई नो दिस इज योर ओपिनियन, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि अगर ये सही नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम इस तरह करते हैं? पहले तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो डिसीजन है ये कुछ ऐसे बायस से इन्फ्लुएंस होगा कि बायस ये है कि घर का बिजनेस है आप उसमें चले जाओगे, जरूरी नहीं है कि बच्चे के ट्रेड्स उसके अकॉर्डिंग हो। मैं कई बार इसके लिए उन लोगों को जरूर पूछता हूं जो 35-40 की एज में है कि कितने लोग ऐसे हैं जो उन्होंने क्वालिफिकेशन ली है उसे अपने करियर में यूज कर रहे हैं या उस जोन में काम कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 35 के बाद ये कहते हैं कि अगर मैंने वो पढ़ाई पढ़ी होती तो मैं शायद आज ज्यादा ग्रो कर लेता या अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच तो रहा है पास्ट में, और अगर हम चाहते हैं कि रिपीट ना हो, आप पैशनेटली अपने डोमेन को परस्यू करें, तो डेफिनेटली आपको अपनी ट्रेड्स, अपने इंटरेस्ट, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही करियर चूज करना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर हूं तो बायोलॉजिकली और या साइंटिफिकली ये मैं प्रूव नहीं कर सकता कि मेरे डीएनए से एक डॉक्टर ही अच्छा बन पाएगा। दैट्स रॉन्ग। डेफिनेटली वो उनका सोचना ये है कि मैंने जो एम्पायर खड़ी की है उसे संभालने वाला है, पर जितना बेहतर मैं डॉक्टर हो सकता हूं जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा उतना बेहतर डॉक्टर बन पाए। हो सकता है वो उससे बेटर एनिमेटर बन पाए, उससे बेटर वो इंजीनियर बन पाए। ये जरूरी नहीं है, ये काफी हद तक हमें पता है। पर फिर भी हम पेरेंट्स लोग काफी हद तक कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव ना कह के मैं कहूं कि एक कॉशन के साथ चलते हैं
कि जी मैं इसकी सक्सेस को गारंटी कर लूं, और अपने दिमाग के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से नहीं। और ज्यादातर पेरेंट ये कहते हैं कि जिसका मुझे ज्ञान है मैं उसी करियर में भेजूंगा अपने बच्चे को, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं, तो मैं उसके लिए कैसे रिस्क ले लूं। तो मुझे ना एक बड़ी अच्छी एक पावरफुल स्टेटमेंट थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कही थी, यू कैन नॉट लिमिट टू योर चाइल्ड टू योर ऑन लर्निंग। आप अपने बच्चे का दायरा अपनी लर्निंग के हिसाब से सीमित नहीं कर सकते। आप एक और एरा से आए हो, ये एक नया दौर है, और आज के दौर में और फ्यूचर में क्या होगा अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको ये नहीं पता कि नासा में क्या क्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां नासा में कोई काम ही नहीं करता। वहां बहुत से प्रोफाइल्स हैं, बहुत से रोल्स हैं जिसमें लोग हैं, राइट। इफ यू डोंट नो हु एनिमेटर इज, डजंट मीन दैट एनिमेशन का कोई स्कोप नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो काफी हद तक हम अपनी नॉलेज के अपनी अपनी अपने दायरे के हिसाब से, जो मेरी नॉलेज का दायरा है उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे का दायरा सीमित करना शुरू करते हैं। बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप शायद अपने बच्चे को डिग्री दिलवा पाए जबरदस्ती धक्के के साथ, पर वो डिग्री उसकी सफलता को निर्धारित नहीं कर पाएगी। उसकी सफलता उसके अपने, मैं आज की तारीख में ये कहता हूँ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, सी वट एवर वे, वी आर इन अ कंट्री विच इज 130 करोड़। यहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की गेम रही नहीं, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट की गेम रह गई है। तो अगर आप बेस्ट रहना चाहते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रमाइस बनाओ अपने करियर की। अगर आप अपने एवरेज एरिया को या अपनी लिमिटेशन को अपने करियर की प्रमाइस बना के लड़ाई लड़ने की सोचेंगे, तो शायद आप एवरेज या मीडियोकर परफॉर्मेंस ही दे पाएंगे। आपके लिए सफलता उतनी ही दूर हो जाएगी। और सफल आप तभी हैं जब आप अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करियर चूज करते हैं। तो जो कॉन्सिक्वेंस आप बता रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस यही है कि जब वो 35-40 की एज में होगा, जब उसे वो विजडम मिलेगी, वो जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान वो मिलेगा, तब वो भी सोचेगा कि यार मेरे पापा ने मुझे ये करवाया होता। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फील उसको ना मिले, वो रिपेंट ना करे, तो आज कुछ साइंस अप्लाई करनी जरूरी है, असेसमेंट जरूरी है, अच्छी सलाह जरूरी है। मैं ये कहता हूं ये जो डिसीजन है, ना तो ये बच्चे पे सिर्फ छोड़ा छोड़ा जा सकता है, ना ही पेरेंट्स पे छोड़ा जा सकता है। ये दोनों को कलेक्टिवली लेना है। और अगर इसमें वो किसी एक एक्सपर्ट की राय ऐड कर लेंगे, एक प्रोसेस या साइंस को इसमें ऐड कर लेंगे इस डिसीजन मेकिंग में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लोज टू द बेस्ट सूटेड करियर वो ज्यादा बेटर होगी। तो इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहां पर आपकी आपकी पूरी जिंदगी उस डिसीजन पे निर्धारित है। और बच्चा टीन एज में होता है जब ये डिसीजन लेता है, वो भी पूरी कंफ्यूज स्टेट में होता है। जब उसने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो मोस्ट कंफ्यूज स्टेट में होता है लाइफ की। तो हम उस पर भी बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो एक सलाहकार अगर जिसका ये डोमेन है, जिसका ये रोल है, वो आपको काफी हेल्प कर पाएगा बेहतर और इफेक्टिव वे से डिसीजन लेने में। तो मेरा तो ये मानना है। मनीष सर, अक्सर हम इंटरव्यूज में देखते हैं, स्पेशली मैंने खुद कुछ इंटरव्यूज अटेंड किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, तो खास करके टीचर्स के लिए, दे कम फ्रॉम वेरी वेग बैकग्राउंड। मतलब ये है कि ठीक है, कुछ लोग बीएड डीएड करके आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो ग्रेजुएशन हुआ होता है एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब। ठीक है, अब एक तो उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, दे आर वेटिंग फॉर बीएड एडमिशंस, हो सकता है कुछ ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्यादातर जो देखने में आता है, somebody has done BCom, somebody has done BBA, somebody has done BBM, इस तरह के कुछ कोर्सेज किए हैं, एंड उनको पता नहीं कि करना क्या है। ठीक है, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं, या फिर दे आर वेटिंग फॉर मैरिज के लिए फॉर एग्जांपल, या जस्ट घर में बैठ के क्या करना है, तो जस्ट थोड़ा टाइम क्या बोलेंगे, वक्त गुजारी के लिए जो है वो आ जाते हैं। तो ये इस तरह का जो बगैर कोई फोकस के जो हमारे ग्रेजुएट बन रहे हैं, ठीक है, इससे देश का कितना बड़ा नुकसान होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना? तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा सर कि ग्रेजुएशन एक अच्छा, चाहे चाहे एक बैचलर्स ऑफ ह्यूमैनिटीज ही कर लीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, पर अगर वो आपके ट्रेड्स को मैच करे। यहाँ दिक्कत इसमें नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कोई भी कर रहे हो, अपना ये वाली ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी। पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्या वो आपके ट्रेड्स को,
आपके स्किल सेट को मैच करती है कि नहीं। हालांकि अगर आप फ्यूचर ट्रेंड्स देखें तो शायद ये अभी ये जो डिग्रीज हैं या अगर आप ग्रेजुएशन एंड ऑल की देखो, ये काफी हद तक शिफ्ट हो रहा है। जितने न्यू एज करियर्स आपको मिल रहे हैं इसमें काफी हद तक ये स्किल्स ओरिएंटेड हो गए हैं, सर्टिफिकेशन oriented. They went into it 6 months, they established themselves, they get a skill set and they are getting into work. तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव जॉब है, पर जो भी करें आप, अगर आप चाहे जॉब में जाना चाहें चाहे बिजनेस में, पर आप जो पाथ है, जो आपने डेस्टिनेशन चूज किया, अगर उसको माइंडफुली करेंगे तो बेहतर होगा। इसमें एक और जो आपने पॉइंट बताया कि जो टेंडेंसी है लोगों की कुछ भी कर लेना, या अभी फ्लो में है, 12वीं तो कर ही ली, कुछ तो करना ही आगे, कहने को 3 साल और गुजारने हैं कॉलेज में, तो कर लो जिसमें एडमिशन मिल जाए या जो ट्रेंड में है। उसमें एक थोड़ी सी हमारी गलती और भी है, हमारा ना तरीका शुरू से ही पाथ पहले सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन बाद में। हम रास्ता पहले चुनते हैं, मंजिल बाद में। अगर इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा करेक्ट कर लें, स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जितने एजुकेशन लीडर्स हैं, अगर सिर्फ इस बात के बारे में बोलना शुरू कर दें कि बेटा आप पहले अपने डेस्टिनेशन के बारे में सोचो, फिर पाथ क्लियर नजर आएगा, चीजें बदल जाएंगी, ये चीजें बदल जाएंगी, फिर बहुत माइंडफुली सब कुछ होगा। अभी वो क्या रहा है, हम पाथ चूज करते हैं, डेस्टिनेशन का कोई ख्याल नहीं, और वो पाथ आगे जाके कॉम्प्रोमाइजेस में कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी यू टर्न कभी ना यू टर्न, वो कुछ इस तरीके से घूमते रहते हैं, तो डेस्टिनेशन क्लियर ही नहीं है। इसीलिए भारत में आप ये देखिए कि हर चौराहे पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसने 10वीं का एग्जाम दिया, अब उसे कंफ्यूज है कि मैं पीसीएम करूं, पीसीबी करूं, ह्यूमैनिटीज करूं, कॉमर्स में जाऊं, तो कोई करियर काउंसलर या कोई सलाहकार, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई चाचा, कोई ताया उसे सलाह देगा कि बेटा तुम ये कर लो। 2 साल की है उसने, अब 2 साल के बाद फिर वो कंफ्यूज है, एक चौराहा और बन गया कि अब मैं बीकॉम करूं, अब मैं ये करूं, मैं वे करूं, बीबीएम करूं। अब वो फिर किसी की सलाह लेगा या अपना दिमाग लगाएगा, पर ये कंफ्यूजन उसकी लाइफ में हर 2 साल बाद, 3 साल बाद आ रही है, क्योंकि उसे मंजिल नहीं पता। वो रास्ते पे आगे जाके हर चौक पे कंफ्यूज हो जाता है और लोग उसे और कंफ्यूज करते हैं, राइट, और वो और ज्यादा कंफ्यूज होगा, पर उसे ये क्लैरिटी नहीं है कि जाना कहाँ है। वो पूछता ये रहेगा मैं जाऊं कहाँ बताओ, पर जाना कहाँ है ये क्लैरिटी नहीं है। तो काफी हद तक जो सलाह भी दे रहा होगा वो भी एक रैंडम सलाह दे रहा होगा कि बेटा एक काम करो, ये जो रास्ता है ना तुम इस पे चले जाओ, इस पे फूल ज्यादा है, इस पे पानी की के फुहारे लगे हैं, तुम इस रास्ते पे चले जाओ। उसे ये पता ही नहीं है कि वो मंजिल कहाँ जा रही है। तो ये काफी हद तक एक गलत स्टार्ट ही गलत हो रही है कि हम सबसे पहले तवज्जो किसको देते हैं, स्ट्रीम को। और मेरा मानना है कि आप अगर डेस्टिनेशन को पहले तवज्जो देंगे तो स्ट्रीम, माइलस्टोन, कोर्सेज, सारा रास्ता क्लियर नजर आएगा और हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर शुरू जी से बच्चे को इस चीज पे गाइड किया जाए तो बेटर होगा, जी। वो ज्यादा बेहतर एक मनीष सर, इफेक्टिव आपने एक अप्रोच होगा टर्म यूज करियर किया, सिलेक्शन न्यू एज करियर्स, हम उस पे आएंगे थोड़ी देर में कि भाई में। क्या क्या करियर्स हमें मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि ये तो हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे थे, मतलब कि भाई ऑन एन एवरेज जो मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं बच्चे, अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा होता है कि किसी एक बच्चे में देयर आर सम लर्निंग डिफिकल्टीज, किसी को बच्चे को जो है मैथ्स में प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है, जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इस तरह की चीजें जो हैं। जब इस तरह का मामला आता है तो पेरेंट्स जो है दूसरे बच्चों को कंपेयर करते हैं कि भाई देखो फलां फलां का बच्चा जो है वो इतने मार्क ला रहा है, मेरा बच्चा तो बिल्कुल लिख ही नहीं पाता है, पढ़ ही नहीं पाता है, और ही स्लो लर्नर और व्हाट दे कॉल इट। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो फिर तो बिल्कुल ही खत्म ही हो जाता है कि भाई इससे कैरियर के बारे में क्या बात करें, इसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। ठीक है, तो ये जब इस तरह की बात बच्चे के माइंड में आती है कि भाई आई एम नॉट, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, ठीक है, तो जब ये बच्चे के मन में आता है तो फिर वो कहीं ट्रैक खत्म, मतलब गलत ट्रैक पकड़ के हो सकता है वो पीयर प्रेशर में कहीं और निकल जाए। तो ये मतलब कहाँ तक सही है जो बिल्कुल पेरेंट सही। एटीट्यूड होता है? सर ये फिर मैं वही कहूंगा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू की कमी है पेरेंट में। पेरेंट के दिमाग में अगर ये है कि अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा तो जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा, तो एक लिमिटेड परव्यू है, एक लिमिटेड आइडिया है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो जिंदगी में सफल हुए हैं, उन्हें अपने ब्रेन के किसी एक हिस्से ने किसी और तरीके से हेल्प की है। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करें, अच्छे डांसर्स, कोरियोग्राफर्स, आर्टिस्ट की बात करें, अच्छे लिंग्विस्ट्स की बात करें, और कई लोग हैं अलग अलग डोमेन्स में जिन्होंने शायद वो मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं रहे,
वो शायद पढ़ाई में इतने अच्छी नहीं रहे, बट उनकी कोई और एबिलिटी है जो उन्हें सक्सेस दे रही है लाइफ में। तो कई कई ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बोलने की ऑरेशन स्किल्स के कारण आज जाने जाते हैं, और वो शायद किसी हाईली मैथमेटिकल माइंडेड आदमी से, अच्छे प्रोफाइल, एक इंजीनियर से, एक डॉक्टर से और एक अच्छे टीचर से ज्यादा कमा रहे हो और सफल हो। रादर हमारे टाइम पे मैं आज की छोटी एक एग्जांपल देता हूं। आप जब कहते हैं कि किसी के इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा करता है, पीआर बहुत अच्छी है, सिर्फ एकमात्र ये क्षमता उसकी उसे जिंदगी में सफल बना सकती है। ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर करियर, एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर देयर दिस पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एबिलिटी। उन्होंने जो सफलता हासिल की है इस एबिलिटी, और ऐसी कई एबिलिटीज हैं जो आपको सफल बना सकती हैं, प्रोवाइडेड आप उस नजरिए से बच्चे को देखें। अगर आपका नजरिया सिर्फ सीमित है मैथमेटिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे, अगर स्कूल में अच्छा नहीं किया तो जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा, ये एक लिमिटेड परव्यू है। इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा तवज्जो देता हूं कि आप कितना बेहतर अपने बच्चे को जानते हैं और कितना आप अवेयर हैं कि कौन कौन सी एबिलिटीज, कौन कौन सी आपकी क्षमताएं आपको नाम, शोहरत, पैसा और सफलता के करीब ला सकती हैं। अगर ये पता है आपको, फिर आप एक बच्चे को सिर्फ एक या दो पैरामीटर से नहीं देखते, असेस करते, आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। और ये जो आप कह रहे हैं, कंपैरिजन बहुत करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को नीचा दिखाते हैं, वो सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, वो कम वर्दी फील करता है, तो इंफीरियर फील करता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एक पेरेंट की। एक पेरेंट की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो एक दो नजरिए से बच्चे को नहीं देखता, इतने नजरिए हैं, इतनी एबिलिटीज हैं, इतनी क्षमताएं हैं, कोई एक क्षमता जरूर उसमें ऐसी है जो उसको नाम, शोहरत, पैसा और सफलता के नजदीक लेके जा सकती है। बस उसे आइडेंटिफाई करने की देर है। जिस दिन उन्हें पता चल गया, उस दिन ये कंपैरिजन कम हो जाएगा। जी, मनीष सर, आपने जो न्यू एज करियर के बारे में बात कर रहे थे, तो आई एम कमिंग टू दैट नाउ। अक्सर ये देखा जाता है कि जो कन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं, जैसा किसी ने जो है जान रखा है कि भाई मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वकील है, इस तरह के जो है जो कन्वेंशनल कोर्सेज जो जमानों से हम जानते हैं, इस तरह के हैं। तो जब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई दे आर नॉट फिटिंग इनटू दिस करियर फॉर मेनी रीजंस। या तो उनका एप्टीट्यूड नहीं है, या फिर उनको एंट्रेंस में एडमिशन नहीं मिल पाया, या फिर उनका स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं रहा, और फिनेंशियली दे आर नॉट वेल, जो भी रीजंस हो सकते हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनटू दिस कोर्सेज। तो उनको लगता है कि वो तो फिर डेड एंड पे आ गए हैं, ठीक है, कि भाई अब कहाँ जाएं, ठीक है। तो ये अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, और अब जब न्यू एज करियर की बात करते हैं, तो क्या हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे दुनिया खत्म नहीं होती है, बल्कि अब शुरू होती है। जो मतलब भाई जो कोर्सेज या जो करियर्स या जो प्रोफेशन जो है, जिनका स्कोप ज्यादा नहीं हो रहा है जो भी जमाने के बदलाव के साथ, तो कहीं और नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो उन दरवाजों के बारे में मालूमात लेना और उनकी तरफ आगे बढ़ना, ये हमारी कामयाबी की एक निशानी हो सकती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर, ये जो करियर्स हैं, जिनको मैं न्यू एज करियर्स बोल रहा हूँ, या आज के जमाने के जो करियर हैं, ये बढ़ते रहेंगे, ये भी कम नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बढ़ती रहेगी, ये बढ़ते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, पर फ्यूचर में होंगी, उनके सोल्यूशन भी आएंगे। तो आज अगर मैं कहूँ तो ये करियर तो अब एक टैग बन गया है, पर उसको काम को, उस रोल को निभाने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, अगर वो आप में है, तो उस रिलेटेड कई करियर्स में जा सकते हैं। और अभी आजकल कई ऐसे करियर्स हैं जहां पर शायद आपको किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं है, एंड यू कैन अर्न इक्वल टू एनी प्रोफाइल, यू हैव एम्पल स्कोप। सफलता का पूरा करियर ग्रोथ चार्ट होगा आपका वहां पे। अगर आप आज की तारीख में देखें तो इतनी स्पेसिफिकेशन बढ़ गई है। लाइक टूरिज्म, हमें पता था एक टूरिज्म एक करियर है, पर टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, राइट, दीज हॉलीडे कंसल्टेंट्स, एडवेंचर हॉलीडेज कंसल्टेंट, ये टूरिज्म के एक स्पेसिफिक आयाम बन रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस निकल रही हैं। आज अब ये जो आगे का दौर है, ये बिल्कुल स्पेसिफिकेशन का है। इट्स नॉट अबाउट होटल मैनेजमेंट नाउ, इट्स अबाउट फ्लोर मैनेजमेंट, इट्स अबाउट द फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, इट्स अबाउट हॉस्पिटैलिटी, इट्स अबाउट दिस
कुकिंग, शेफ। और अगर शेफ की भी बात करें तो वो भी लिमिटेड नहीं रहा। अब सिर्फ शेफ का जो काम है वो बनाने तक सीमित नहीं रहा, उसमें भी आगे फूड एस्थेटिक्स अपने आप में एक डोमेन बन गया है। फूड एस्थेटिक्स, उस पे भी डिग्रीज हो रही हैं कि फूड की जो गार्निशिंग है, अगर उस पे आज डिग्री बन रही है तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पेसिफाई हो रहा है, कितनी स्पेसिफिकेशन है। तो एक तो ये जो एग्जिस्टिंग करियर्स हैं कन्वेंशनल, उसमें बहुत विंग्स ओपन हो रहे हैं, दैट्स अ वन पार्ट। सेकंड, उसके बियॉन्ड अगर चले जाएं, जैसे डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग, पहले जब भी डिजाइनिंग की बात होती थी तो हम बात करते थे फैशन डिजाइन की या वेब डिजाइन की, पर अब वेब डिजाइन एंड डिजाइनिंग में भी अगर आप चले जाओ तो यूआई डिजाइन अलग कंसेप्ट हो गया। अब ये जो यूजर इंटरफेस कौन डिजाइन करते हैं, अब उसी कंसेप्ट में अगर डिजाइन में देखें तो प्रोडक्ट डिजाइन एक है, ज्वेलरी डिजाइनिंग एक है, देन दिस लग्जरी एसेसरी डिजाइन एक हो गया। हर डोमेन में स्पेसिफिकेशन आ गई। तो गेम डिजाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, ये कुछ न्यू एज करियर्स हैं। अगर आजकल आप देखते हो कोडिंग को लेके बहुत ज्यादा शोर है, तो काफी हद तक इसीलिए क्योंकि उसके रिलेटेड कई नए करियर्स आ गए हैं जो किसी डिग्री के साथ जुड़े नहीं हुए, वो एक स्पेसिफिक स्किल के साथ जुड़े हुए हैं। एक आपकी नॉलेज और आपकी एक किसी एक कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर अगर आपका अच्छा ज्ञान है तो आप उस डोमेन में अच्छा कर पाएंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपके पास कई स्कोप हैं अलग अलग चीजों में आगे जाने के। सो एनिमेशन अपने आप में, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ा डोमेन है। तो कई करियर्स इस बीच में से निकल रहे हैं। हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो अभी हम देख रहे हैं 48 ऐसे करियर्स हैं, 48 टाइप ऑफ न्यू करियर्स आर देयर, जिसके लिए अभी कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ रही। 48 तरह के करियर हैं और जो आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चा न्यू एज है तो आप उससे अट्रैक्टेड हो, ये सजेशन नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके ट्रेड्स को, आपके इंटरेस्ट को, आपकी पर्सनैलिटी को मैच करता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अगर वो नया है तो किया जाए, जरूरी नहीं है। मैं आज इस चीज को ज्यादा तवज्जो देता हूं कि आपका स्किल सेट क्या है, और आपका स्किल सेट आप आइडेंटिफाई करते हो तो करियर उसके साथ उस रोल में, जब भी आप करियर चूज करो पहले देखो उस रोल में को निभाने के लिए क्या ट्रेड्स चाहिए। जैसे आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया था, बीबीए बच्चे कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, तो दीज आर ब्यूटीफुल कोर्सेज। पर अगर आपको पता हो कि जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे या सीखेंगे, मैनेजमेंट के कोई प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस मैनेजर के रोल में जाके आपको लोगों को मैनेज करना है, उनके इमोशंस को समझना है, उनको लीड करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना है। और आपको लगता है कि आपको लोगों को मिलना पसंद नहीं है, आप जिंदगी में ऐसा काम ही नहीं करना चाहते जो लोगों को मिलने वाला हो, तो फिर आपने एमबीए गलत चूज कर ली। तो ये जो मिसमैच है, ये कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता। उसे एक्चुअल में कोर्स का पता है, पर उस कोर्स को करने के बाद जिस रोल में जाना है, उस रोल की पूरी क्लैरिटी नहीं है कि उस रोल को निभाने के लिए क्या ट्रेड्स चाहिए। अगर आप में हैं तो आप बेस्ट फिट हो उस रोल के लिए, राइट। कोर्स करना आज एक कोर्स करने के लिए जो ट्रेड चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस रोल में, जिस डेस्टिनेशन को आप चूज कर रहे हो, उस रोल में जाने के बाद क्या ट्रेड्स चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तो इस जब ट्रेड्स एंगल की से अगर बात देखा कर जाएगा तो ये बेहतर तरीके से चूज करेंगे। जी जी जब ट्रेड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स भी जो है देखना चाहिए कि बच्चे की पर्सनालिटी क्या है। भाई इज इट इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, सोशल है, करेजियस है, लीडिंग है, टफ है, कॉम्पिटिटिव नेचर है। इस तरह बिल्कुल। का मतलब काफी क्राइटेरियाज होते हैं। इस तरह से देखेंगे तो वो बच्चे को असेस कर पाते हैं कि हाँ बच्चा जो है ही इज गुड एट सो एंड सो, फिर उसको जो है अकॉर्डिंगली उस रास्ते पे गाइड करेंगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा। सर जो हम बात कर रहे थे वो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर 9th-10th के बच्चे हैं, उनको थोड़ा ओरिएंटेशन हमने दे दिया या फिर काउंसलिंग हो गई, या फिर 12th के बाद बच्चों को पता नहीं कि भाई क्या करना है, उनके पेरेंट्स जो है वरीड आए भाई वी वांट टू सिलेक्ट द स्ट्रीम, तो जरा कंफ्यूजन है, इस तरह के कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन सपोज ऑलरेडी किसी ने कुछ स्ट्रीम सिलेक्ट किया, करियर सिलेक्ट किया, आगे बढ़ गए, जब तक पैसे की जरूरत थी काम करते रहे, लेकिन एक स्टेज आता है जिसको हम इन अदर वर्ड्स मिड लाइफ क्राइसिस भी आप कह सकते हैं। तो वो जब आता है तो लगता है कि पैसे तो आ गए बट ही इज इन रॉन्ग स्ट्रीम, कि भाई ये मैं गलत जगह आ गया हूँ। तो एक जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस के साथ आपका शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें उसके साथ पैकेज में आ जाती हैं। तो ये इसके बारे में आपका अनुभव क्या रहा? सर अनुभव तो मेरा पर्सनल भी है इस चीज का।
क्योंकि टिल 29 इयर्स ऑफ एज मैं फाइनेंशियल डोमेन में था। मैंने बीएफएसआई सेक्टर को सर्व किया है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। 2010 आई वेंट इनटू कोचिंग एंड काउंसलिंग। तो 10 साल हो गए मुझे। पर मैं फिर कई बार कहता हूं कि 29 साल की उम्र में मुझे इतना शायद माइंडफुलनेस आ गई कि मैं शायद कोई और काम बेहतर कर सकता हूं। तो ये क्राइसिस तो आया है, और शायद इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं बहुत कन्विक्शन के साथ, कि मैं नहीं चाहता कि आगे आगे जो बच्चे हैं मेरे अपने, या जो मेरे सराउंडिंग्स में जो मेरे जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ में ये मौका है। तो कहीं ना कहीं ये कोई करियर मिसमैच था। मैं कई बार ये कहता हूं सर कि जो बच्चा 95% स्कोर कर रहा है, वो मेडिकल भी कर सकता है, वो इंजीनियरिंग भी सब कुछ कर सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबके लिए बना है। कोर्स करना अलग चीज है, आपके ट्रेड से। तो ये जो आप बता रहे हो ना मिड लाइफ क्राइसिस, ये मिड लाइफ में ही आके आता है। 35-40 में ही आके पता चलता है कि यार ये कर लेते तो बेहतर था, या मुझे मजा नहीं आ रहा, या मैं उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा, या मैं प्रेशराइज फील कर रहा हूं। तो उस समय शायद वो पैसे के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, कम भी कमा लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है टाइप। तो मैं उसमें ये कहता हूं कि दिस नथिंग रॉन्ग। अगर आपको मौका मिल रहा है और अगर आपको असिस्टेंस मिल रही है, तो कोई भी समय गलत समय नहीं है। आपकी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप डिसीजन लें, तो आप दो क्राइटेरियाज के ऊपर बेस्ड डिसीजन लें। एक कि आप, जैसे हम कई बार कहते हैं कि आपका पैशन ही आपका करियर होना चाहिए। इस एज में आके अगर आप ये सोचें कि आपका पैशन आपका प्रोफेशन होना चाहिए, तो इसमें थोड़ी माइंडफुलनेस चाहिए। अगर उस प्रोफेशन में सफिशिएंसी है कि वो आपकी जरूरतें और आपके आगे आने वाले जो सपने हैं वो पूरे कर सकता है, फिर तो आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए। अदरवाइज जस्ट टू रिमेन हैप्पी, पैशन और प्रोफेशन अगर चाहे दोनों अलग अलग भी हैं, तो उनको इकट्ठे लेके चला जा सकता है टिल द टाइम आपके पैशन में सफिशिएंसी ना आए। अदरवाइज अगर आपने सफिशिएंसी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने अपनी जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो ज्यादा देर आप अपनी पैशन के साथ गुजार नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहता हूं, अगर सपोज मुझे लगता है कि ट्रेनिंग मेरा पैशन है, पर मैं एजुकेशन डोमेन में हूं आज, और मुझे लग रहा है मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा, और कल को मुझे लगे कि जिस काम की मैं ट्रेनिंग करता हूं उसमें सफिशिएंसी नहीं है, वो मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, वो मेरे सपने पूरे नहीं कर सकता, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग करियर के साथ साथ ट्रेनिंग को शुरू कर सकता हूं। इसलिए ताकि मैं खुश रहूं, मैं सेटिस्फाइड रहूं, जो मैं देना चाहता हूं अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, मैं वो भी देता रहूं। और जिस दिन मुझे लगे कि मेरी जो ये जो ट्रेनिंग मैं कर रहा हूं, इसमें इतना किसी डोमेन में ऐसे जुड़ता हूं जहां पर मुझे सफिशिएंसी मिले, उतनी अर्निंग्स हो कि अपनी जरूरतें पूरी कर पाऊं, फिर डिसीजन ले लीजिए। बट ऐसे कोई ब्लाइंड डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल होती है जब आपकी जरूरतें नहीं हो पाती। आप उस जिंदगी के पड़ाव पे हैं जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी हैं। आप अकेले नहीं, बहुत ऐसे हैं जिनकी लाइफ आपके आपके काम के ऊपर निर्भर करती है, आपके रूटीन के ऊपर निर्भर करती है। तो ये बहुत माइंडफुल डिसीजन है, इसमें सलाह के बगैर चलना और पूरी रिसोर्सेज को बिना समझे डिसीजन लेना कई बार गलत साबित हो जाता है। तो पूरी चीजों को अंडरस्टैंड करके फिर आगे डिसीजन लेंगे, फिर बेहतर होगा। Manish sir, before we close, a short question, a quick question. चूंकि अब बहुत जगह पैंडेमिक है, बहुत जगह बारिश हुआ, फ्लड है, ये मतलब सिचुएशन इज नॉट सो सूटेबल टू वन इंटरेक्शन। तो कुछ लोगों के मन में सवाल भाई क्या, अगर जब तक कॉलेज नहीं खुलेंगे और एक मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, तो कैरियर काउंसलिंग क्या ऑनलाइन से नहीं हो सकता, ये इस तरह के मन में होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके अंदर? सर अभी हम दोनों बात कर रहे हैं शफीक जी इस मॉडल के थ्रू, जूम या फेसबुक लाइव पे। तो आप मुझे नहीं लग रहा मैं शफीक के पास नहीं बैठा, मैं बिल्कुल पास बैठा हूं। तो ये जो मैं ये कहूंगा कि उतनी एफिशिएंसी, उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता जितना पर्सनली मिलना है। पर फिर भी जब हम क्राइसिस में हो, तो मैं बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन चूज करना चाहिए। तो जूम या अदर वेब प्लेटफॉर्म्स एक अच्छा माध्यम है जहां आप मिल सकते हो, जान सकते हो। पर डेफिनेटली हम इस क्राइसिस से बाहर आएंगे, और करियर के लिए असेसमेंट होना, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। पर हाँ, जहां सबको मिलने की जरूरत है, वहां दूसरी तरफ फैमिली हो सकती है, दूसरी तरफ पेरेंट हो सकते हैं, दूसरी तरफ बच्चा हो सकता है, इस तरफ आप हो सकते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट भी पॉसिबल है। तो काफी एफिशिएंसी के हिसाब से हम पर्सनल मिलने के काफी क्लोज होंगे, ज्यादा दूर नहीं होंगे। तो इफेक्टिव है ये, मेरा मानना ये है कि काफी इफेक्टिव है। हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। मनीष सर, आपसे बातें करते हुए पता ही नहीं चला, हमारा वक्त भी करीब आ रहा है। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपके अनुभव से हमें सीखने के लिए काफी सारे बातें हैं सीखने के लिए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम भी एक फैक्टर होता है। तो मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक समराइज कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा ताकि हम टेक होम मैसेज जो है उसके साथ चले जाएं। एक तो ये है कि कैरियर काउंसलिंग इज नॉट अबाउट जस्ट कि भाई ऑप्शंस देखें कि भाई क्या 10th के 12th के बाद क्या है, ये नहीं है। सिर्फ ये भी नहीं है कि भाई आप क्या क्या कॉलेजेस में जाना है, क्या स्कॉलरशिप, ऐसे नहीं है। इट्स जैसा मनीष सर ने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर जाके लूप कंप्लीट होने तक जो है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इट्स नॉट वन टाइम इवेंट। एक पार्टनरशिप होती है काउंसलर के साथ। उसमें जो है बच्चे की पर्सनालिटी को जानने का मौका मिलता है, उसकी साइकोमेट्रिक एनालिसिस होती है, बच्चे का इंटरेस्ट जानने का मौका मिलता है, पेरेंट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। ये सारे चीजें जो हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी बात यह है कि पैंडेमिक के चलते जो भी अनसुटेबल सिचुएशंस है उसमें ऑनलाइन से भी हो सकता है ये मामला। तीसरा ये है कि स्कूल काउंसलर्स कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट फॉर कैरियर काउंसलर, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ उनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है कि कम से कम इनसे तो जो भी फायदा बन सकता है उसको करने की जरूरत है। तीसरी चीज जो है कि हमारे जो युवा यूथ जो भी मतलब बगैर सोचे समझे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है, या फिर कम से कम जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन के लेवल पे नहीं आए हैं, अभी 10th 12th में हैं, उन्हें सोच समझ के अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करने की जरूरत है, ताकि जो है उनका जो पढ़ाई का जो एक पीक एज होता है वो वेस्ट न जाए, एंड दे कैन बी कंट्रीब्यूटिंग और अ प्रोडक्टिव जनरेशन टू द नेशन। और एक चीज जो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि न्यू एज जो करियर्स जो मनीष सर ने बताया, उनको ध्यान में रखते हुए अपने करियर्स जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो इनको भी सामने रखें कि भाई जो ऑब्सोलीट हो रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से जो करियर्स को ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा फ्यूचर में, उनके बजाय जो नए कैरियर्स आ रहे हैं, जो नए नए चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जो कोर्सेस आ रहे हैं, उन पे हमारा ध्यान हो। इसी तरह की बहुत से बातें हैं। अगर आपके मन में किस तरह कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम किसी तरह से उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रोग्राम खत्म होगा तो हम इसका यूट्यूब लिंक भी जो है शेयर करेंगे, क्योंकि आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो अगर फेसबुक पे नहीं हैं तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। और हमको बहुत ही पेशेंटली सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष सर, आपने अपने बहुत ही हेक्टिक टाइम से जो आपका जो शेड्यूल होता है उसमें हमारे लिए कुछ टाइम निकाला, हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक्स अटान। मैं सिर्फ लास्ट में इतना कहना चाहूंगा उन सब पेरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे बाद में, उनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को वो स्किल सेट दें। स्किल सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करूं या इसके लिए प्रिपेयर करूं या किसी और चीज के लिए प्रिपेयर करूं। एक स्किल सेट दें जो उसके ट्रेड्स को, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को भी हल कर पाए जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अभी भी बहुत करियर्स ऐसे आने वाले हैं, ऐसी फ्यूचर की जो चैलेंजेस होंगे जिनको सोल्यूशन, जिन नीड्स को पूरा करते हैं कुछ करियर्स, जैसे करियर काउंसलिंग ही है। इस करियर कोच के रोल को, इसको एज ए करियर पहले नहीं लोग देखते थे। तो अभी अगर जब जरूरत है तो ऐसे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को हल लेके अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग, डॉक्टर शफीक जैसे लोग आगे आ रहे हैं जो लोगों की हेल्प करने को तैयार हैं, और बहुत से करियर काउंसलर, ऐसी कई चीजें होंगी। सो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवर किड्स फॉर solving those problems which are not existing. So if you think of the skill set, then it is far better than thinking only about a certain career today. Maybe जब तक वो प्रोफेशनल वर्ड को टच करेंगे, हो सकता है ये करियर हो भी ना उस समय, उनका एक नया रूप आगे हो सामने. So that's what I can highlight. I want to highlight on. And thank you. Thanks to all the visitors जितने सुनने वाले हैं. Thank you शफीक जी. Thanks Atan for this opportunity. फिर कभी और ओकेजन पे आपको हम डिस्टर्ब करेंगे, तब तक के लिए विदा चाहते हैं सर। थैंक यू। Sure sir. Sure sir. Thank you.